हेडिंग को साउंड वेव। साउंड वेव, ठीक है। सबसे पहले साउंड वेव कैसी वेव, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्सल? लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि इसमें रिजिडिटी नहीं होती, आया ना, वापस अपनी जगह पे आने की जिसके पास टेंडेंसी नहीं होती जिस मटेरियल की। जैसे आप रस्सी को पकड़ के यूं एक जगह बना दो तो रस्सी की टेंडेंसी फिर से स्ट्रेट हो जाए, क्योंकि इस केस में ये ऑलरेडी स्ट्रेच है, तो इसके वापस इस पार्टिकल की फिर से चलाने की टेंडेंसी है, ठीक है। जब पार्टिकल की फिर से खुद की जगह पे आने की टेंडेंसी हो तो उस केस में ही आपको ट्रांसवर्स वेव मिलेगी, दैट इज सॉलिड्स में मिलेगी। और सरफेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि वहाँ पे सरफेस टेंशन होती है, वाटर की सरफेस ही हो गई तो वापस स्ट्रेट होने की कोशिश करेगी ताकि सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम से मिनिमम। ऐसा सरफेस टेंशन तुमने सुना ही होगा, आगे अगले चैप्टर में पढ़ा भी, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं, यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल्स पकड़े और इधर लेकर आया, छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं कर रही मॉलिक्यूल्स वापस इधर आए तो हवा में तो नहीं, इट मींस इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से लेके यहाँ डिस्प्लेस किए उनकी फिर से इस जगह जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है। जैसे अगर मैं कुछ पेजेस को पकड़ता हूँ, ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहती है हमेशा, कुछ ना कुछ, मतलब आ दो फिर से उनके बीच की वो डिस्टेंस हो जाती है। तो थोड़ी सी सेपरेशन बना के रखना ये है किसी मीडियम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स उनकी टेंडेंसी रहती है। तो कहीं अगर आप कंप्रेस कर दोगे तो वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम के अंदर देखा होगा कि एक पेंडुलम को यहाँ से आप रिलीज करते हो तो वो यहाँ पे नहीं रुकता मेन पोजीशन पे, क्योंकि वो कुछ मोमेंटम गेन कर लेता है तो वो कुछ क्या कर चला जाता है, आगे चला जाता है। क्या ये बात समझ आ गई अच्छी तरह से? ऐसे ये जो मॉलिक्यूल्स रहता है इनके पास भी क्या हो जाता है, मोमेंटम आ जाता है, जिसके कारण ये वहां पे नहीं रुकते, कुछ आगे चले जाते हैं। तो साउंड वेव जैसे मान लो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रही है, तो इसके पास में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, इस जगह को क्या बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे, रेलफेक्शन। हाई इनको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और इनको क्या बोलते हैं, क्या बात समझ आ गई? तो वाटर के अंदर एक वेव दूसरी वेव के साथ कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। कौन सी टाइप की वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? पानी के अंदर हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी, सॉलिड्स के अंदर नहीं होती। सॉलिड्स के अंदर सारी वेव मिल सकती है, सॉलिड्स में कैसी वेव मिल सकती है, सारी की सारी वेव मिल सकती है। कौन कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल मिल सकती है और ट्रांसवर्स से मिल सकती है। बात समझ आई नहीं? लेकिन लिक्विड्स एंड गैसेस, गैसेस में सिर्फ एक ही टाइप की वेव मिल सकती है, वो कौन सी है, लॉन्गिट्यूड। क्या बात समझ, कंप्रेशन समझ में आ गई? दो कंप्रेशंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लैम्डा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसके अंदर जो मीडियम पार्टिकल जो ऑक्सीडेट हो रहा है ना, एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, आया ना? तो पार्टिकल्स का जो लिमिटेड मोशन भी है ना वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज इसके पैरेलली होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गई अच्छी तरह से? जब ये बात तुम्हें समझ में आएगी तब ये समझो कि कंप्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे प्रेशर का चेंज आ रहा है, किसका चेंज आ रहा है, प्रेशर का, प्रेशर वेरिएशन आ रहा है, या मैं कह दूं कि डेंसिटी का चेंज आ रहा है। किस चीज में चेंज आ रहा है,
प्रेशर चेंज आ रहा है या फिर डेंसिटी में चेंज आ रहा है। अब तुम्हें ये पता है अगर प्रेशर में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखता था y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। यार ये वेव की इक्वेशन है ट्रांसवर्सल की, क्योंकि ये x डायरेक्शन है और ये क्या है y डायरेक्शन। तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऑसिलेट होते थे तो उनकी पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम बता देते हो। अब क्या होगा, अब आपको y नहीं बताना, आपको x पोजीशन, अब आप x नहीं बोलोगे क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ पे है वो यूं डिस्प्लेस कर रहा है, आया ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल को वो इसका एम्पलीट्यूड होगा। नहीं है बात समझ, यार एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ में जैसे एक एम मास बांध दिया, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है इसके और इसके बीच में, आया ना, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया ना। तो ये एयर मॉलिक्यूल्स तो ऐसे वाइब्रेट हो रहे होंगे। अब आ रही है मेरी बात समझे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको आप क्या लिखोगे, एक इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, साथ में क्या आ जाएगा साइन, सेम इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ही है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है भाई, तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, के एक्स माइनस ओमेगा। अब प्रॉब्लम यहाँ थी, यहाँ के लिखो, अगर आप यहाँ पे लिख देते हो एक्स तो गड़बड़ है यार, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, सेम ही चीज दिखाई देगी। यहाँ पे तो आपको इस पॉइंट पे, इस अगर ये मेन पोजीशन है तो यहाँ से ये वाला डिस्प्लेसमेंट लेना है ना, तो यहाँ पे तुम क्या लिखो, डेल्टा एस, जैसे वाई लिखते थे डेल्टा एस लिख दो या सिंपल क्या लिख दो एस लिख दो, आया ना। तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जिस डायरेक्शन में वेव है, आया ना। अब इस इक्वेशन, ये तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई, सिर्फ अंतर ये है कि जो पहले y में डिस्प्लेसमेंट था किसके अलोंग लेना, आपको x के अलोंग लेना, कोई भी मीडियम पार्टिकल है, आया। अब एक चीज समझो तुम, ये तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में आया, जो दूसरा तरीका है इसको लिखने का वो कौन सा तरीका है, प्रेशर के टर्म्स में। तो कुछ नहीं करना, सॉरी कुछ तो करना ही होगा, कुछ नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप लिखोगे डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट, पी नॉट क्या मैक्सिमम प्रेशर, कंप्रेशन या मिनिमम प्रेशर, रेयर फ्रैक्शन इक्वल टू समथिंग, साइन आएगा कॉस आएगा वो बाद में बताऊंगा, लेकिन चलो कॉस लिखते हैं, बाद में बताता हूँ क्या क्यों, kx माइनस ओमेगा टी, कुछ ऐसा है। अभी बता दूंगा कॉस क्या हो रहा है, टेंशन वाली बात। अब आप एक चीज देखो, एटमॉस्फेयर प्रेशर मान लो 180 है या 10 की पावर 5 पास्कल है एटमॉस्फेयर प्रेशर, हाँ यार पता नहीं है बात। तो डेल्टा टी क्या है, मैक्सिमम प्रेशर मान लो 10 की पावर 6 तक जाता है, तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है 10। यार इसके ओवर प्रेशर इसके अंडर प्रेशर तो मीन प्रेशर ही हो गया ना एटमॉस्फेयर का, क्या बात समझ में आई है। ये क्या है, किसी भी एक्स पोजीशन पे क्या प्रेशर है, ओवर प्रेशर, जैसे 5 हुआ तो आप क्या करोगे 10 की पावर 5 के अंदर क्या जोड़ दोगे, 5 जोड़ दोगे, ऑब्वियस बात आया ना। आधा प्रेशर है, कहीं 1 जोड़ोगे कहीं 2 जोड़ोगे कहीं 3 जोड़ोगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ओवर प्रेशर हो सकता है 10, क्योंकि आपके पास, तो यहाँ पे डेल्टा पी नॉट की वैल्यू क्या है 10, तो डेल्टा पी नॉट समझ में आ रही है कि मीन वैल्यू से प्रेशर कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है। अब पी नॉट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तुमने वो सुना है आई सेज मूवी देखी, आई सेज वो वाली ड्रैगन वाली रूडी, अरे यार आई सेज कौन, उसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बक, अरे यार आई सेज के अंदर होता है जो थर्ड है उसके अंदर होता है बक,
ठीक है, वो दांत निकाल के लाते हैं उस डायनासोर का। अब समझ गए सबसे जबरदस्त कैरेक्टर, उसका नाम बक होता है। तो बस ये जो डेल्टा पी मैक्सिमम है बक के बराबर है। और ए क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का। बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कल पढ़ा तुमने, इसीलिए पढ़ाया था। ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और के क्या चीज है, एंगुलर वेव नंबर क्या कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा। एंगुलर वेव, एंगुलर वेव। तो डेल्टा पी का पता चल गया कैसे आया। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा हो तो आप प्रेशर वाली बात निकाल दोगे इसमें। अब एक चीज सोचो, ये कॉस क्या है वो समझाता हूँ। ये साइन का ग्राफ है। एक्चुअली के अंदर हुआ क्या होगा, इन पॉइंट पे पार्टिकल यो ऑसिलेट नहीं कर रहे, ये वाला सबसे ज्यादा इधर रह जाता। अरे यार अगर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा जाता फिर ये कम जाता, ये कम जाता। इसमें हुआ क्या, पार्टिकल इधर नहीं गए, पार्टिकल गए इधर। तो देखो ये इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना और इसका इतना। फिर इसको देखो, इतना नेगेटिव डायरेक्शन में, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव, इतना नेगेटिव आया। फिर इतना पॉजिटिव, पॉजिटिव मैक्सिमम। समझ आई बात? देखो मैं इनको क्रिएट कर दूंगा आपस में। जब आपने इसको ये बना दिया ना, तो ये एक्चुअली में यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल है ना वो तो यही रहा हो, तो डिस्प्लेस किया ही डायरेक्शन। ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, ये वाला मॉलिक्यूल थोड़ा और ज्यादा हुआ, और ये वाला सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, और ये वाला मॉलिक्यूल फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में जीरो। इसके कोरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल वो नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ होगा, ये वाला इधर हुआ होगा, ये वाला इधर, ये इधर कम, कम और जीरो। फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा इसके बीच के मॉलिक्यूल, क्योंकि तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं ना एक्चुअली। कम, ज्यादा, ज्यादा, कम, कम और क्या डायरेक्शन में। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो डिस्प्लेस तो यूं करेंगे ना मॉलिक्यूल। ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है ये ग्राफ, ऐसा ही होगा। अब एक चीज सोचो, ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे यहाँ पे इकट्ठे हो गए सारे के सारे, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर हो गया, मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर चले गए एक दूसरे से, तो यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम प्रेशर होगा। आया ना, हाँ मिनिमम। अरे भाई यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स इकट्ठे, ये वाले इधर आ गए, ये वाले इधर हो गए, ज्यादा नहीं हो गई, तो क्या हो गया यहाँ पे, ज्यादा या कम, बोलता जा। तो बस वही मैं कह रहा हूँ। अब सुनो, अब सुनो, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होना चाहिए और यहाँ पे मिनिमम होना चाहिए। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ नहीं मूव करे तो यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा यार, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ बराबर बराबर ही मूव कर गए लगभग, तो यहाँ पे प्रेशर क्या मिलेगा, प्रेशर नोट मिलेगा, नॉर्मल प्रेशर। यहाँ क्या मिलेगा, नॉर्मल प्रेशर। अब इसका अगर ग्राफ तुम ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, तो दिखाना समझे। अब जरा मेरे को ये बता दो, इन दोनों के बीच में कितने फेज का चेंज है, 90 डिग्री का है चेंज या नहीं है ना। इसको तुम पाई बाय 2 से पीछे खिसका दो, इसके ऊपर लेफ्ट ओवरलैप कर जाएगा, आया ना। बात समझ में आई है नहीं, पक्का। या फिर इसको क्या कर दो, इधर खिसका दो, आगे खिसका दो। आगे खिसकाने का मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a sin
kx माइनस ओमेगा टी। तो ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू, इस डायरेक्शन में चलोगे तो माइनस पाई बाई टू लिखते हैं, वेव चला के दिखाई माइनस का साइन मतलब चीज इधर है ना। ये जस्ट इसके ऊपर ओवरलैप कब कर जाएगा, इसके पीछे वाला पार्ट तो यही होगा ना, इसको कितने से आगे किसका दो माइनस पाई बाई टू। अब जरा ये देखो क्या ये ग्राफ सेम है इसका इन दोनों का। तो अब यहाँ पे अगर तुम वेव की इक्वेशन लिखोगे प्रेशर के टर्म्स में, मैक्सिमम प्रेशर तो आएगा आपके पास, साथ में आप ये कॉस हटा दो। अगर इस वेव से बना रहे हो तो तुम क्या लिखोगे, सीधा सीधा sin kx माइनस ओमेगा टी माइनस पाई है ना। नहीं यही बात समझे। तो इसका मतलब प्रेशर वेव है, ये डिस्प्लेसमेंट वेव से फेज में आगे या पीछे है, आगे का है, माइनस थीटा का मतलब क्या पीछे है, तो कितने पीछे है पाई बाई टू से पीछे है, हाँ है ना। तो साइन और कॉस के बीच का डिफरेंस क्या होता है, पाई बाई टू का ही होता है। तो एक के लिए साइन लिखोगे तो दूसरे के लिए क्या लिखोगे, वैसे नहीं तो सिंपल तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। ये पता चल गया अंतर क्या हुआ है, पक्का लिख लो, कुछ नहीं करना। प्रेशर वेव जो लिखी है ना, ठीक है, इसकी सारी टर्मिनोलॉजी तुम्हें पता होनी चाहिए, पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा P इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन kx माइनस ओमेगा t प्लस समथिंग। सबसे पहले पूछेगा वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो वेव की डायरेक्शन देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ये वाला ऐसा, ये x है तो x में जा रही है, y है तो y में जा रही है, z है तो z में जा रही है ना। फिर प्रेशर एम्पलीट्यूड दे रखा होगा, तो ये पूछ लेगा भैया प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है, तो उसने नॉर्मल प्रेशर दे रखा होगा, आया ना। तो प्रेशर एम्पलीट्यूड तो सीधा ही आपके पास डेल्टा पी नॉट आ जाएगा। वो बोलेगा जहाँ पे प्रेशर एम्पलीट्यूड है वहां पे कितना प्रेशर है, तो जो मीन प्रेशर दे रखा है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। वो बोलता है जहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है वहां पे क्या है प्रेशर एम्पलीट्यूड, वहां पे क्या होगा प्रेशर, तो जो मीन प्रेशर उसमें से प्रेशर एम्पलीट्यूड माइनस कर दोगे। क्या ये बात समझ में अच्छी तरह से, कोई बात नहीं। इधर तो ऊपर ही आ जाते हैं, तो इसको मिला देगा फिर, इधर ऊपर से चला।
हाँ बनाओ ना, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। वो भी वो सोच रहे हो से समझ नहीं आ रही अच्छा मुझे लगती है पक्की से पता मजाक लग रहा है मेरे हिसाब से वो है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जो इस पॉइंट पे वो है वो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं लगता इस वाले में इसमें नेगेटिव और यहाँ ये रही
फिर इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड ही नहीं है तो ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ साउंड ही नहीं है देखो v अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ठीक है, मैं इसको डिराइव नहीं करवा रहा ज्यादा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। डिराइव करवा दूंगा कब, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तब। v is the bulk modulus of elasticity, v is the bulk modulus of यार तुम ये चैप्टर से पढ़ चुके हैं, पूरी सभी पढ़ाया है ना थर्मोडायनेमिक्स। यस सर, एडियाबैटिक प्रोसेस पता है ना, pv की पावर का होता है पता भी था। अब सुनो बस अभी घर जान दो, अभी बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी है, एयर की बल्क मॉडुलस लोगे आप, क्योंकि इसके अंदर जो चेंज आएगा वो किस में आ सकता है, वॉल्यूम में। वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आया ना। तो तुम्हें ये फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस बल्क मॉडुलस डेल्टा V अपॉन V इलास्टिसिटी है, ये तो स्ट्रेन हो गया, ये फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया, इलास्टिसिटी आ गया। और वॉल्यूम के अंदर जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आता है उसके लिए जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो पहले क्या माना गया, तो ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये क्या चीज है, dp स्मॉल माइनस d, और ये क्या है dv अपॉन v। तो बल्क मॉडुलस किसके बराबर आएगा, v into dp अपॉन dv। ये फार्मूला है जी बल्क मॉडुलस का। तो सबसे पहले है ना, इलास्टिसिटी का साइन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इसको ये करो, ठीक है। अब ये बात सुनो ध्यान से, जनरल फार्मूला ये है किसी भी मीडियम के लिए। अब अगर मान लो मैं सॉलिड्स की बात करता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, यंग मॉडुलस। अरे यहाँ पे क्या आ जाती है, डेंसिटी आ जाती है इस मटेरियल की, जैसे स्टील रॉड के अंदर भी की बात करोगे आया ना। अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, न्यूटन है ना, न्यूटन को ऐसा लगा यार जब हम बात कर रहे हैं ना, तो जब हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा सराउंडिंग का। इट मींस जो हम बात कर रहे हैं तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही है ना, ये किस फॉर्म में कर रही है, आइसोथर्मल कंडीशन में कर रही है। क्या कर रही है, तो जब इसको आइसोथर्मल कंडीशन में उसने प्रोपोगेट करवाया तो उसने कहा कि था पीवी इक्वल टू एनआरटी, वो तो कांस्टेंट है एनआरटी, तो एनआरटी कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आता है dp into v प्लस v into dp का दोनों ही वेरिएबल है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब जरा यहाँ से देखो है ना, ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखो आपके पास वापस लिख देता हूँ एक मिनट, c into dv प्लस v into dp इक्वल टू 0, तो ठीक है। अब बल्क मॉडुलस देखते हैं किसके बराबर है, v into dp अपॉन dv है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v into dp माइनस साइन इधर अपॉन dv नीचे आ गया, उसका क्या लोगे सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये चीज किसके बराबर है, ये वाली किसकी, बल्क मॉडुलस, और जो किसके बराबर आ रहा है, प्रेशर। तो v किसके बराबर आ गया, गामा p बाय रो, क्योंकि बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ गया, प्रेशर के बराबर। इस डेटा को जब यूज किया गया ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर आई 280 मीटर पर सेकंड के आसपास, और एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है वो था 330 के आसपास।
तो एक डिस्क्रिमिनेंसी आ गई, इसका मतलब न्यूटन तो गलत था। फिर एक बंदा है जिसका नाम था लेप्लास, है ना, लेप्लास। तो जो लेप्लास है ना, लेप्लास बोला बोला एक चीज है, जब हम बात कर रहे हैं ना, इट इज ए फास्ट प्रोसेस, और जब फास्ट प्रोसेस होता है ना तो हीट एक्सचेंज होने का टाइम नहीं मिलता। इट मीन जो साउंड जा रही है ना, इट इज गोइंग इन एडियाबैटिक कंडीशन, नॉट इन आइसोथर्मल कंडीशन। तो दुनिया में जो भी फास्ट प्रोसेस है, हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो उसने कहा कि हीट एक्सचेंज होने के लिए टाइम चाहिए, और ये फास्ट प्रोसेस है। मैं जैसे ही बोलता हूँ आपको थोड़ी सी देर में सुन जाता है। तो फास्ट प्रोसेस सारे के सारे दुनिया में कैसे है, तो इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। और जैसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसने कहा कि पी बी की पावर गामा है ना, वो कांस्टेंट होना चाहिए। आया ना, किसने कहा, लेप्लास ने कहा, लेप्लास। अब सुनो, पी ऐसा कैसा है, गेट का डिफरेंशिएशन गामा बी की पावर गामा माइनस 1 इंटू बी, x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसा है, n x की पावर n माइनस 1, और b के रिस्पेक्ट में लिख दिया, प्लस b की पावर गामा, ये क्या आ जाएगा dp, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। नहीं है ये बात समझे? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है ना। एक स्टेप और खा लो, अच्छा लग रहा है ये, तो माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब सुनो, ये स्टेप भी खा गया, ये और ये गायब हो गया। मेरे हिसाब से देखो, गामा पी किसके बराबर आ रहा है, v इंटू डी पी अपॉन, और माइनस से मेरे हिसाब से यही क्या चीज है जो किसके बराबर है, गामा पी के बराबर है। तो उसने कहा कि भैया ये वाला फॉर्मूला सही नहीं है, ये गलत है जो न्यूटन ने दिया। सही फॉर्मूला किसके बराबर है, गामा पी बाय रो के बराबर। क्या लॉजिक समझ में आ रही, क्या लॉजिक समझ में आ रही? अब वैल्यू रखी ना, एयर का एडियाबैटिक कांस्टेंट, प्रेशर और डेंसिटी, आंसर 320 330 के आसपास आने लगता। इसका मतलब लेप्लास सही था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, गामा पी बाय रो। अब तुम्हें एक चीज पता है, ये पता है ना तुम्हें, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन को क्या लिख सकते हो, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आर इनटू टी, और नीचे वॉल्यूम ले आओ, मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज किसके बराबर, तो पी किसके बराबर आ गया, इस फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला है ना, वो आने लग गया, पी बाय रो को आप सीधा क्या लिख सकते हो, पी बाय रो, रो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गामा आर टी बाय एम। आया ना। अब एक चीज ध्यान से सुनते जाना, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में क्या होगा, बढ़ जाएगी। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें प्रेशर आएगी। इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, तो डेंसिटी भी बढ़ गई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। क्या बात समझ में आई? तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया ना। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर आ गया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर आ गया। एक इफेक्ट और होता है, दैट इज जब ह्यूमिडिटी होती है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी। अब सुनो, एक्चुअली में होता क्या है, जब ह्यूमिडिटी होती है ना, तो उस टाइम पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जो डस्ट पार्टिकल है ना, उनके चारों तरफ क्लीन कर जाते हैं, घूम जाते हैं उनके चारों तरफ, और उसके बाद में वो क्या होता है, उनका वेट बढ़ जाता है, तो वो नीचे सेटल हो जाता है। उनकी जगह कौन ले लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अब बताओ, डस्ट पार्टिकल की ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर की, डस्ट की, तो अब बताओ इफेक्टिव डेंसिटी घटी या बढ़ी, घटी ह्यूमिडिटी होने के कारण। तो अगर डेंसिटी घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी,
तो ये बात याद रखना, जब भी, क्या कहा मैंने, जब भी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये सारी बात लिख लो। 3 चीजों पे स्पेसिफिकली आपको लिखना है, 3 चीजों के बारे में आपको लिखना है। किसका, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। क्यों नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर गामा पी, गामा है एडियाबैटिक कांस्टेंट। यंग मॉडुलस तो सॉलिड्स के अंदर होगा, जैसे स्टील रॉड के अंदर साउंड की स्पीड पूछेगा, तो जहाँ पे बल्क मॉडुलस वहाँ पे यंग मॉडुलस आ जाएगा, और वहाँ नीचे डेंसिटी किसकी आ जाएगी, स्टील की। सबके लिए फॉर्मूला लगेगा, बस वो चेंज हो जाएगी ना अच्छी से। जब b इज इक्वल टू p किसी कंडीशन में नहीं होगा क्या, ये बट मॉड्यूलस प्रेशर की इक्वल, हाँ जब गामा की वैल्यू बना देगा, वो किसका एकदम, ये मेरे को भी नहीं पता, जब सीपी और सीपी बराबर हो जाए, वो तो बराबर कब होते हैं, वो कभी नहीं होते। अभी नहीं होगी हाँ, प्रैक्टिकली। तो मैंने कौन सा डिजिटली बताया मैंने बताया है। इतना पढ़ना ही नहीं जितना मैं पढ़ा ले रहा था। मान लोगों की कमी थोड़ी है। पर एक बार बताओ, समझ में आ रहा है ना आराम से? वो क्या लिखा हुआ है, लेप्लास, GLAC, लेप्लास करेक्शन, इसको बोलते हैं लेप्लास करेक्शन बोलते हैं। एल ही नहीं है, LA है, LA लेप्लास। LE नहीं है, लेप्लास।
पूरा नाम था पेरिस साइमन मार्केस डी लैप्लास। देख लिया? सुन लो, ये लिख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ये पूछा जाएगा स्कूल में। यार सुन लो तुम और लिख लो उसको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। तो लिखना, तो फिर उसकी तरफ क्या देख रहा है उसको। यहाँ तक समझ में आ गया? तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी क्लास स्कूल के अंदर जो सिलेबस कट हुआ, क्या क्या हुआ? पर तुमने एक चीज देखी होगी, कि मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अभी भी बता दो, अभी भी बता दो, छोड़ना है तो कर देना पूरे। हाँ, जैसे डॉपलर इफेक्ट है, कंपटीशन में तो आना ही आना। एक बार बता दो, मतलब फिर से भी बताऊंगा तो याद तो रहेगा। ठीक है, ऐसे आपके पास ये जो हीट ट्रांसफर ये वाले चैप्टर थे ना, सारे के सारे, कन्वेक्शन, कंडक्शन, ये सारे उड़ा दिए हैं, रेडिएशन, लेकिन फिर भी मैंने करवा दी थी। रेडिएशन ही किया गया अभी तक। कोई बात नहीं, मैं करवा दूँ। इधर यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में आता है एनर्जी इंटेंसिटी। तो हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला था। इंटेंसिटी किसके अंदर? साउंड वेव के अंदर। हाफ डेल्टा पी मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन शायद रो, सॉल्व करके पता चलेगा क्या आएगा। मैंने ऐसे ही आइडिया लगाया है। ठीक है, तो ये इससे इसके अंदर कन्वर्ट हो सकता है। कोशिश करते हैं एक बार, है ना? 2 मिनट जरूर लगेंगे, एक बार कोशिश करते हैं। तो यही पता है वेलोसिटी डी बाई रूट है, तो v की जगह क्या लिख सकता है?
चल यहाँ पे रो भी होगा, एक काम करूँ मैं बी से डिवाइड कर दूं, बी से मल्टीप्लाई कर दूं, वी की स्क्वायर की आज लिख सकता हूँ, डी बाई रो लिख सकता हूँ, आया ना। अब वो बी बाई रो है, वो बी बाई रो, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं पढ़ी हमको, स्ट्रिंग वेव के साउंड का, अब समझ में आ गई। अब सुनो, ये मैंने इतना लिख दिया, इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूँ, तो वी तो आ गया, रो भी आ गया, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी की टर्म्स में। एक में पता है डेल्टा टी मैक्सिमम किसके बराबर आएगा, जी ए के बराबर आएगा, आया ना। हाँ इधर ध्यान, डेल्टा पी मैक्सिमम किसके बराबर है, डी ए के बराबर है, बग के बराबर है। अब थोड़ा सा मेरे को इसको सेट करना पड़ेगा, रो से रो गायब हो जाएगा, और वो तो मेरा टारगेट है ही। दिमाग खराब है, चलो ये गायब तो हो गया, हो जाए तो गायब कर देते। आप क्या करें, डी ए के ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है, 5/2 ए बाई बी ओमेगा के बराबर होता है, या बी बाई सी ओमेगा के बराबर होता है, कुछ होता है, के माइनस ओमेगा टी होता है ना, आया ना। कोएफिशिएंट तो ओमेगा बाई के किसके बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया, ठीक है। y इक्वल टू h है, वेलोसिटी h निकालते हैं ना साउंड के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी भी वेव के अंदर, ठीक है। x को कोएफिशिएंट बंद कर दो, तो k को कॉमन तो ओमेगा बाई के, और ओमेगा बाई के किसके बराबर है, vt, x माइनस vt बनता है ना वेव इक्वेशन में। तो ओमेगा की स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, v स्क्वायर के स्क्वायर, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दें, b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड कर दें, b स्क्वायर हो गया। अब जरा ये देखो ये क्या चीज है, p मैक्स, डेल्टा p मैक्स का स्क्वायर है, हाफ एक b से एक b गायब हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा p मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन b बाई b आ जाएगा, आया ना। और b बाई b किसके बराबर है, थोड़ा इसको कर दो ना यार, आया ना। b बाई b किसके बराबर है, 1/रो b के बराबर है, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, डेल्टा p मैक्सिमम का स्क्वायर अपॉन 2। हाँ तो मतलब रटना है उसको, पर मैं ये बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये दोनों आइडेंटिकल ही है, सेम ही रिलेशन है, जो चीजें अप्लाई होती है किसके अंदर, स्ट्रिंग वेव में, वही सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए अप्लाई होते हैं, साउंड वेव के लिए। तेरे को पता चली गया क्या किया है, तो सीधा फॉर्मूला रटना है, तेरे को डिराइव करना ही नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, मैंने तो बताया कि डिराइव किया जा सकता है।
ले लिया? अब सुनो, इसको भी डालो। सीधा एक फॉर्मूला लिख दो, कुछ नहीं लिखना। अब सुनो, एक चीज है, दैट इज ये जो हम साउंड वेव पढ़ रहे हैं ना, जो आप सुनते हो ना, अब इंटेंसिटी क्या चीज है? इंटेंसिटी कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रही है। तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, एक होता है थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। अब थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होता है, इधर ध्यान, बिल्कुल सिर्फ इधर ध्यान। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग होता है कोई फ्रीक्वेंसी है जो आप सुन सकते हो। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो जब आप 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हो, तो मान लो आप 3000 हर्ट्ज सुन पा रहे हो, लेकिन उसकी कोई ना कोई मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए ना, जो आपके ईयर ड्रम को डिस्टर्ब कर पाए। ठीक है, तो वो मिनिमम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हो, दैट इज, अगर 1 मीटर स्क्वायर से एरिया से अगर कितनी एनर्जी आती है पर सेकंड? 10 की पावर -12 जूल एनर्जी आती है। तो आप ईयर उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। कितनी एनर्जी? 1 डिवाइडेड बाय 10 फॉलोड बाय 12 जीरो। इतनी जूल ऑफ एनर्जी अगर 1 मीटर स्क्वायर से आ रही है ना, आपके ईयर्स उसको डिटेक्ट कर लेंगे। बहुत कम है, तो यू हैव अमेजिंग ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आई नहीं? और पेन कौन सी एक इंटेंसिटी? अगर 1 मीटर स्क्वायर से हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही है? 1 जूल, दैट इज 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। आया ना? 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो एनर्जी आएगी, ये आपके ईयर में क्या कर देगी? पेन कर देगी। इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। क्या बात समझ में आई है? नहीं? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग क्या होती है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। एंड थ्रेशोल्ड ऑफ पेन आई डैश मान लेते हैं 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब एक चीज सोचो, आप जो एनर्जी सुन सकते हो, इंटेंसिटी डिटेक्ट कर सकते हो, वो कितने साइज है? कहां से कहां तक? 1 से लेके 10 की पावर -12 से लेके 1 तक। तो बहुत लार्ज नंबर हो गया। तो अभी कितनी सुनाई देगी, बाद में कितनी सुनाई देगी? तो आप है ना यार, पता नहीं चलेगा आपको कि इतने लार्ज नंबर हो गए, इसको हैंडल करना मुश्किल है। तो हमने एक नई टर्मिनोलॉजी निकाली जिसे बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस। लाउडनेस। तो आप जितनी आवाज सुनते हो ना, वो डायरेक्टली है ना लाउडनेस से रिलेटेड है, उस स्केल से रिलेट किया है। और कैसे रिलेट किया है? बस एक फॉर्मूला बना दिया, लाउडनेस बीटा 10 log at the base 10 I upon I naught। I naught क्या है? और इसकी यूनिट है डेसिबल। यूनिट क्या है? डेसिबल। अब ध्यान से सुनो, आई की वैल्यू अगर मान लो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन है, तो आपको कितना डेसिबल सुनाई दे रहा है? 1 अपॉन 10 की पावर -12। 10 की पावर -12 आ जाएगा तो क्या आएगा? 10 की पावर 12।
आया ना, पहले इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 120 log 10 10 क्या होता है 1। तो लॉगरिथमिक स्केल में डेसिबल के अंदर जो लाउडनेस जो आपकी ईयर में पेन करेगी वो क्या होगी 120 डेसिबल। लॉगरिथम सॉल्व करना होता है जब दोनों बेस और ये दोनों चीजें क्या हो जाती है सेम हो जाती है, ऊपर वाली चीज इधर आ जाती है। ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ मेरा लॉग, मतलब टेंशन, और नहीं आता तो कोई बात नहीं, काम चला। ठीक है, तो 120 डेसिबल हो गया। तो जो वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही थी 1 से लेके 10 की पावर 12 तक वेरी कर दिया, -12 तक वेरी कर दिया। अब उसको मैंने नियर कहां से कहां तक कर दिया 0 से लेके 120 तक कर दिया। आया ना, अब इसको रिलेट करना थोड़ा आसान रह जाएगा पहले से। लिखो लाउडनेस की डेफिनेशन लिखोगे और इसको लिख लो और कॉपी से मैच कर लेना। अगली क्लास में डेफिनेशन लिख के लाना, आपके पास किताब है, मैं सुन लूंगा और बस बात खत्म हो जाएगी लाउडनेस की। ठीक है, ये तो समझ में आएगा, ये फॉर्मूला है सिंपल सिंपल, ये फॉर्मूला रखना पड़ेगा, पूछा जाता है फॉर्मूला। चलो ठीक है फिर, ओके बाय बाय।